जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सिंध में ऑपोजिशन लीडर चेंज करने की तैयारियां हो रही हैं। जरा ये बता रहे हैं कि ऑपोजिशन लीडर को वहां पे चेंज किया जा सकता है क्योंकि नया जो वजीर आला वहां पे आएगा, निगरां वजीर आला, वो ऑपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत के नतीजे में उसका नाम सामने आता है। अब अगर वहां पे अपनी मर्जी का ऑपोजिशन लीडर आ जाए तो पीपल्स पार्टी के लिए आसानी होगी कि वो जो निगरां सेटअप है उसके अंदर जो भी उनकी तरफ से नाम आएंगे उसमें वो बेहतर तरीके से मुशावरत कर सकते हैं। जिस तरह हम वफाक में देखते हैं कि राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर हैं, वो कितने बड़े ऑपोजिशन लीडर हैं या कितनी वो ऑपोजिशन शो करते हैं हुकूमत को, वो एक साल के दौरान हमने देखा। इस वक्त की जो सिचुएशन है सिंध के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो ऑपोजिशन लीडर हैं। 25 जनवरी 2021 को उनका नोटिफिकेशन हुआ था और 59 मेंबर्स, जी हां जी, 59 ऑपोजिशन मेंबर्स ने उनके नाम के ऊपर साइन किए थे और मुतफिका तौर पे 59 मेंबर्स ने उनको ऑपोजिशन लीडर बना दिया था। वहां पे जो पार्टी पोजीशन है वो की सूरत हाल इस तरह है कि जनाब वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 एमपीएस हैं, उसके साथ साथ एमक्यूएम के गालिबन 20 या 21 हैं, जीडीए के 14 हैं और उसके अलावा कुछ दीगर भी हैं। तो हुकूमत के पास तकरीबन 99 सीट्स थी और ऑपोजिशन के पास 69, और उस 69 में से 59 मेंबर्स ने जो है हलीम आदिल शेख साहब को वोट दिया था या सिग्नेचर किए थे। अब ये उनकी इतनी अक्सरियत है, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि एमक्यूएम से ऑपोजिशन लीडर लाया जाए। जी हां जी, ऑपोजिशन लीडर एमक्यूएम से आए, एमक्यूएम और जीडीए को मिला के ऑपोजिशन लीडर लाया जा सकता है। अब जीडीए की ये ख्वाहिश हो सकती है कि ऑपोजिशन लीडर हमारा हो, लेकिन जो मेरी बात हुई है कुछ जराए से, जीडीए की बड़ी सीनियर लीडरशिप से और कुछ दीगर जराए से, लगता ऐसे है कि अगर ऑपोजिशन लीडर वहां पे चेंज किया गया और एमक्यूएम को ऑपोजिशन लीडर की जो सीट है वो दी गई तो जीडीए को कोई ज्यादा एतराज नहीं होगा। उनकी ख्वाहिश तो होगी कि जीडीए से लाया जाए क्योंकि उनका अपना एक इंटरनल सिंध के जो उनका वोट बैंक है उसके ऊपर थोड़ा सा उस हवाले से कोई तहफुजात वगैरह हो सकते हैं। लेकिन वहां पे अगर ये लीडर चेंज किया गया, ऑपोजिशन लीडर चेंज किया गया, तो वो ज्यादा उनको एतराज नहीं होगा। एमक्यूएम और जीडीए हमें एक पेज के ऊपर नजर आ सकते हैं। अब इसके लिए किस तरीके से इसको चेंज किया जाएगा उस हवाले से भी रूल्स वगैरह जो है बड़े वो वाजे हैं कि किस तरीके से आप चेंज करते हैं, सिग्नेचर वगैरह आते हैं। ये सामने मेरे सामने कुछ थोड़ा सा रूल्स वगैरह भी पढ़े। आफ्टर ए जनरल इलेक्शन एट एनी टाइम देयर आफ्टर द स्पीकर शैल डिक्लेयर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन विद इन 7 days एंड आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसमें यह भी है इन नोटिस। आगे मैं दूसरा रिमूवल जो ऑपोजिशन लीडर है उसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूं। इन नोटिस साइंड बाय majority of the members of the opposition may be given to the secretary showing that the leader of the opposition has lost the support of the majority of the members of opposition। अगर opposition leader को आपने चेंज करना है, हलीम आदिल शेख साहब को चेंज करना है, तो आपको सिंध के अंदर मेजॉरिटी जो ऑपोजिशन के मेंबरान हैं उनके दस्तखत चाहिए। तो ये सब किस तरह होगा? अभी तक तो जो ऑपोजिशन है उसमें हलीम आदिल शेख साहब के पास नंबर ज्यादा हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि अपनी मर्जी का निगरान सेटअप लाने के लिए वहां पे सब कुछ करने की कोशिश की जा सकती है। जराए बड़ी इस हवाले से तफसीलात हमें बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि ग्राउंड वर्क इसके ऊपर हो भी रहा है। और एक दो जो वहां पे इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये मुमकिनात में से है। और उसकी वजह क्या है, वो वजह मैंने आपको बता दी कि उसकी वजह वो है कि अपनी मर्जी का निगरान सेटअप। इसलिए कि जब से सेंटर में राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर बने तो वो बार बड़ी हाई सेट हो गई। अब हर जगह पे ऐसा ही ऑपोजिशन लीडर चाहिए, ऐसी निगरान हुकूमत चाहिए, ऐसे ही गैर जानिबदार निगरान चाहिए जिस तरह आपको नजर आने, और ऐसे ही गैर जानिबदार ऑपोजिशन लीडर चाहिए। फिर जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब देखते हैं कि चीजें आगे किस तरफ जाती हैं। बाकी अवाम को इसमें क्या मिलेगा इस सारी चीज के अंदर, इसलिए कि ये जो सारे इतनी मेहनत करती हैं सियासी जमातें, ऑपोजिशन लीडर को चेंज कर रहे हैं, दीगर चीजों को मतलब आप देखते हैं को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हुकूमत गिरा रहे हैं, कोई ये हो रहा है वो, ये अवाम की बेहतरी के लिए तो होता है। कराची में, सिंध में भी इसीलिए होगा और उसके नताइज भी आपको नजर आते हैं। आज ही डॉन की खबर है, वैसे तो इकोनॉमिस्ट का ये सर्वे है कि इकोनॉमिस्ट की जो सर्वे के मुताबिक कराची अमंग लीस्ट लिवेबल सिटी है। कराची जो है ना रैंक्स अमंग लीस्ट लिवेबल सिटी। ये 173 शहरों में से दुनिया के 169 नंबर आया कराची का। ये हालत है कराची की। लेकिन प्रायोरिटी क्या है? ऑपोजिशन लीडर चेंज करने की जनाब कोशिश
करनी है, क्यों अपनी मर्जी का निगरान सेटअप लाना है। अब देखते हैं इसके ऊपर चीजें आगे बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती। बाकी हुकूमत की जो कारकर्दगी है, अब आप इससे अंदाजा लगा लें। अब ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं, पीटीआई वालों ने इसको ट्वीट भी किया हुआ है, जियो की खबर है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। अब यह है कि गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी -5.5% रही। -. उससे पिछले साल में पाकिस्तान की 6% तरक्की हो रही थी, अब मनफी में चली गई पाकिस्तान की तरक्की। अब इसका अंदाजा आप लगा लें, इनकी कारकर्दगी का अंदाजा आप इस चीज से लगाएं कि लेवल इस सतह पे आ गया है कि वो जो चीजें जिनके ऊपर इतराजात होते थे, जिनके ऊपर इल्जामात लगाए जाते थे, और ये मौजूदा जो शख्सियातें ये पार्लियामेंट में इल्जामात लगाते थे और पता नहीं क्या कुछ कहते थे कि मुल्क गिरवी रख दिया, आईएमएफ के साथ डील कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, दिवालिया ना होने को सेलिब्रेट किया जा रहा है, कर्जा मिलने को ऐसे बताया जा रहा है कि यह वजीर आजम की गैर मामूली कामयाबी है। इससे आप अंदाजा लगा लें, जिसके ऊपर लोग ताने देते थे, जिसके ऊपर सहाफी प्रोग्राम्स करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, ऑपोजिशन ना जाने क्या क्या कहती थी, अब उस हरकत को कामयाबी करार दिया जा रहा है हुकूमत की। और मीडिया में भी उसके ऊपर जिस तरह जी वजीर आजम साहब ने बड़ी ये किया, वो किया। मुश्किल हालात हैं, मुश्किल इकोनॉमी है। मैं बार बार कहता हूं कि 1 साल की कहानी नहीं है, 75 साल का किस्सा है। लेकिन आप इस देखेंगे किस नहज पे चीजें आ गई हैं 1 साल में, कि वो चीजें जिनको बुरा समझा जाता था, जिनके ऊपर मजाक उड़ाया जाता था, जो हुकूमत की मनफी कारकर्दगी में शुमार होती थी जो चीजें, अब उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको हुकूमत की कामयाबी बताया जा रहा है कि जी कर्जा मिल गया हमें। इससे आप अंदाजा लगा लें कि चीजें किस नहज पे आ गई गुज़िश्ता 1 साल के दौरान। अच्छा, एक और खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये सामने आप देख सकते हैं कि लतीफ खोसा साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ 1 माह की अंडरटेकिंग दी थी, उन्होंने एफिडेविट दिया था, अंडरटेकिंग दी थी 1 माह की कि जनाब 1 माह के बाद मेरे भाई वापस आ जाएंगे। 4 साल पूरे होने को हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने झूठा बयान हल्फी दिया। ये लतीफ खोसा साहब ने कहा वो नहीं आए, 4 साल पूरे हो गए हैं और मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, 4 साल से वापस नहीं आए। अदालती मफरूर हैं, जो शख्स अदालती मफरूर हो, ही लूजेस हिज राइट्स अंडर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लतीफ खोसा साहब ये फरमा दे। अच्छा, बाकी बड़े वो होता है कि जनाब उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। इन 1 साल के दौरान आपने कोई मीडिया की बहस देखी कि जनाब एफिडेविट आपने दिया, एक तरह से अंडरटेकिंग दी है कि वो 4 हफ्ते में आ जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता, उसके ऊपर उस तरीके से बहस ही नहीं होती, उनसे क्वेश्चन नहीं किया जाता कि जनाब आपने ये अंडरटेकिंग दी हुई है यहाँ पे। और फिर कहा जाता है कि जी सिस्टम का फलाना लाडला है। और फिर एक और बड़ी बात, जी वो अदालतों में पेश नहीं होते, खान साहब अदालतों में पेश नहीं होते। भाई इस हफ्ते में आप नोट कर लें, इस हफ्ते में वो पुलिस के सामने भी पेश हुए, वो अदालतों के सामने भी पेश हुए। 20 मुकदमात में तो हफ्ते के शुरू में उनकी पेशी हुई मुख्तलिफ जगहों पे। अब अगेन उनको तोशाखाना के केस में भी उनका समन कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी गालबन आज उनकी कोई पेशी वगैरह है, तो वो तो रोज अदालतों में पेश हो रहे हैं, लेकिन बयानियां वो उसी तरह जिसे वो तोशाखाना। और तोशाखाना में तो पता नहीं कौन कौन क्या कुछ ले गया, कितने 100 तोहफे थे, उसका कहीं पे जिक्र ही नहीं, कोई उसका पूछता ही नहीं। बात बस वो एक तरफ ही होती रहती है, जी तोशाखाना। पर एनीवे अब वो ख्वाहिश है कि जी तोशाखाना का डेली की बुनियादों के ऊपर मुकदमा चले और जल्दी जल्दी उनकी नाअहलियत हो और जल्दी जल्दी किसी तरीके से उनके ऊपर पाबंदी लगे। ये सिस्टम सारा जो है तब तक सही तरीके से नहीं चला सकते ये सियासी लोग, जब तक इनके लिए कोई आगे से सियासी मदे मुकाबिल होगा। या तो जमात पे पाबंदी लगाई जाए, इसलिए कि ओन चौधरी साहब ने अब वो जो पटिशन उन्होंने फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उसके ऊपर एतराज लगा दिया था गालिबन रजिस्ट्रार के ऑफिस ने। तो अब ओन चौधरी ने चैलेंज कर दिया है, पीटीआई बैन की करने की जो पिटीशन थी उसको जो रिफ्यूज किया गया था उसको उन्होंने चैलेंज किया। अब देखते हैं वो सूरत हाल आगे किस तरफ जाती है। तो ऑपोजिशन लीडर भी अपनी मर्जी का, निगरान भी अपनी मर्जी के, सब कुछ अपनी मर्जी के। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी एक जो है वो बात की है, उन्होंने ये कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब जिस हल्के में लड़ेंगे वो उसमें मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। तो फिर इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि जनाब ऐसी कोई लाई जाए अमेंडमेंट कि 1-2 से ज्यादा हल्कों से कोई इलेक्शन ना लड़ सके। इसलिए कि आपको याद है कि इमरान खान साहब 9 हल्कों में खड़े हो गए थे और फिर क्या हुआ था, ये इन्होंने चुन के हल्के मुशावरत के साथ वो मुबैना
ऑडियो भी लीक हुई थी जिसके अंदर मुशावरत हो रही थी कि लंदन से मंजूर करवा लेंगे कि किस किस का इस्तीफा मंजूर करवाना है। वो हल्के जिनमें इनको यकीन था कि यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी, उनका वोट मार्जिन बड़ा कम है, वहां पे इस्तीफे मंजूर किए गए। वहां पे फिर बाय इलेक्शन हुआ, खान साहब सारी सीटों के ऊपर खड़े हुए और फिर वो जो नतीजा निकला वो भी अब तारीख का हिस्सा है। तो अब अगेन उन्होंने एक चैलेंज किया है कि जनाब मैं तो हर उस हल्के में खड़ा हूंगा जहां पे नवाज शरीफ साहब खड़े होंगे। तो सियासत में तो ऐसे ही मुकाबला होता है। कल भी मैंने अर्ज की थी, जरदारी साहब को भी ये चैलेंज करना चाहिए, बिलावल को भी ये चैलेंज करना चाहिए कि जिधर इमरान खान खड़ा होगा मैं उसके मुकाबले में उस हल्के में खड़ा होऊंगा और उसका मुकाबला करूंगा सियासी तौर पे। इसलिए कि मैदान में रहनी चाहिए, सियासी मैदान में चीजें रहनी चाहिए, सियासत सियासी मैदान में ही रहे तो बेहतर लगती है। बाकी हालात पिछले दौर में भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, लेकिन गुज़िश्ता जो 1 साल के अंदर हुआ उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।